पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की हिंदी काव्यखंड के अंदर चैप्टर संख्या 3 ऋतु वर्णन। ऋतु वर्णन में कवित है जिसके रचनाकार सेनापति। सेनापति ने समस्त 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें किया है। शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय। रीतिकाल के महान कवि सेनापति। साक्ष्यों के आधार पर सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था विक्रम संवत 1616 ईस्वी में। इनका एक पद है, गंगा तीर वसती अनूप जिन पाई है। गंगा तीर वसती अनूप जिन पाई है के अनुसार ये बुलंदशहर जिले के अनूपशहर कस्बे के माने जाते हैं, जिनके पिता का नाम गंगाधर व पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे। आत्मविश्वास से परिपूर्ण सेनापति के वास्तविक नाम के संबंध में भी अभी भ्रमात्मक स्थिति बनी हुई है। भ्रम है कि इनका वास्तविक नाम सेनापति था या अन्य कोई दूसरा नाम था, लेकिन यह कदापि नहीं कहा सकता। इनका मूल वर्तमान नाम अज्ञात है, लेकिन इस संदिग्ध अवस्था के उपरांत भी सेनापति का रचना पक्ष निर्विवाद रूप से उज्जवल व प्रखर है। यानी इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वह उनकी कीर्ति के लिए या उनके नाम के आड़े नहीं आती। उनका नाम चाहे कोई भी, लेकिन उनकी रचना जो है श्रेष्ठ है, अद्वितीय है। ये अलंकार संप्रदाय के समर्थक व राम भक्त कवि हैं। साथ ही श्लेष अलंकार के प्रयोग में अपना वैशिष्ट स्थान रखते हैं, सिद्धहस्त हैं। श्लेष अलंकार में ये सिद्धहस्त हैं सेनापति। रचना के आधार पर इनकी काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर है। काव्य कल्पद्रुम के अंदर आप रीति लक्षण से युक्त काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जो अभी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद कवित रत्नाकर में नायिका भेद व षड ऋतु वर्णन इसमें, साथ ही श्लेष अलंकार का चमत्कारिक प्रयोग इन्होंने अपनी इन रचनाओं में किया है। सेनापति भक्तिकाल एवं नीतिकाल के संधि युग के कवि कहलाते हैं। यानी जब भक्तिकाल और नीतिकाल के मध्य संधि युग के कवि, यानी ये काव्य सौंदर्य के कवि हैं। साथ ही हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव इन पर पड़ा है, भक्ति और श्रृंगार, इसलिए इनको संधि युग के कवि कहा जाता है। भक्ति में भी इन्होंने श्रेष्ठ रचनाएं लिखी हैं, श्रृंगार से संबंधित भी श्रेष्ठ रचनाएं लिखी हैं। साथ ही ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं और इन ब्रज भाषा में इन्होंने कई फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया है। प्रसाद और औज गुण की विशेषताओं से युक्त इनकी समस्त रचनाएं परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांभीर्य उनके काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यह संक्षिप्त परिचय है। आज के इस पद में कवित हैं जो आपकी पाठ्यपुस्तक क्लास 10th की क्षितिज पाठ्यपुस्तक में से काव्यखंड में से ऋतु वर्णन से यह कवित लिया गया है। इसमें कवि ने जिस ऋतु के बारे में बात की गई है, जिस ऋतु के बारे में वर्णन किया है वह है बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु। पहला पद जो है जिसमें बसंत ऋतु के बारे में बताया। बसंत ऋतु को इन्होंने एक, जिस तरह से राजा के आगमन पर समस्त राज सेवा के अंदर सभी कार्य करने लग जाते हैं, राजभवन सुसज्जित कर दिया जाता है, चारों तरफ सौंदर्य और एक तरफ फूलों की सुगंध होती है, उसी प्रकार ऋतुराज अर्थात बसंत ऋतु को भी ऋतुराज इन्होंने यहाँ पर उपमा देकर संबोधित किया है। और उसके आगमन पर जैसे प्रकृति में जो विभिन्न परिवर्तन होते हैं, वह भी एक विशेष राशि रूप, राशि चरित्र, राशि रूप उस प्रकृति में प्रदान करने का इन्होंने चेष्टा की है। प्रस्तुत
पद आपकी क्लास 10th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से लिया है। प्रकृति के चितेरे कवि ने अपनी कल्पना को साकार रूप देने के लिए षष्ठी के बसंत ऋतु को उन्होंने एक राजा के रूप में संबोधित किया है, उसका चित्रांकन किया है, और साथ ही उसकी जो चतुरंग जो सेना होती है, पैदल रथ हाथी और घुड़सवार जो उनके आगे आगे चलती हैं रूप, ताकि उसका वैभव बढ़ जाता है। उसी प्रकार प्रकृति के अंदर बसंत ऋतु के आगमन पर विभिन्न प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उनको चतुरंगी सेना से संबोधित किया गया है। साथ ही विभिन्न दृश्यों का मनोहारी चित्रण करते हुए उन्होंने प्रकृति के भीतर एक राष्ट्रीय प्रभाव उत्पन्न करने की चेष्टा की है। आओ व्याख्या करते हैं, पढ़ते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन, सोई चतुरंग संग दल लही यतु है। बंदी जिमी बोलत बिरद बिर कोकिल है, गूंजत मधु गान गुन कही यतु है। आवे आस पास पहुपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध माज सने रही यतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतु राज कही यतु है। प्रकृति परिवर्तन कवि ने बसंत ऋतु के आगमन का एक राजा के रूप में वर्णन किया है, और वे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि राजा के रूप में उसको संबोधित करते हुए, एक बसंत ऋतु के आगमन को एक राजा के रूप में संबोधित करते हुए वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन, तो जिस प्रकार एक राजा के आगमन पर चारों तरफ सुसज्जित वातावरण हो जाता है, तो यहाँ पर भी बरन बरन यानी विभिन्न रंगों के तरु फूले उपवन, विभिन्न रंगों के फूलों से सारे वृक्ष, तरु यानी वृक्ष, सारे वृक्ष सुसज्जित हो गए। उपवन यानी बाग बगीचे में, और वन यानी जंगल। अर्थात पहली पंक्ति में वे कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के फूलों से सारे वृक्ष जो उपवनों में है, बाग बगीचों में है, जंगल में है, पूरी तरह से सुगंधित और विभिन्न प्रकार के फूलों से लद गए हैं। साथ ही सोई चतुरंग संग दल रही है, सोई चतुरंग संग दल, जिस प्रकार एक राजा के आगमन पर चतुरंगिणी सेना जो आगे चलती है, पैदल, हाथी, घुड़सवार और रथ जब चलती हैं, तो उसकी साज और शोभा देखते ही बनती है। उसी प्रकार बसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ फूलों से सज्जित ये वातावरण हो जाता है। वही चतुरंगिणी सेना कहला रही है, संग दल लहियुत है, सारा समूह लेकर चल रही है। दल लहियुत है, सारी समूह लेकर चल रही है। और साथ ही ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जो सुगंधित वातावरण की उपमा को वे किसमें, राजा के रूप में, राजा की चतुरंगिणी सेना के रूप में वे बता रहे हैं। जिस प्रकार राजा आता है तो चारों तरफ आगे चतुरंगिणी सेना चलती है, उसी प्रकार बसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ जो फूल खिल गए हैं वे ये किसी चतुरंगिणी सेना के बराबर हैं, उसके समान प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा वे यहाँ कह रहे हैं। उसके बाद आगे कह रहे हैं, बंदी जिमी बोलत बिरद बिर कोकिल है। बंदी जिमी आगे वे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार राजा के आने पर, जिस प्रकार राजा के आगमन पर, जिस प्रकार उनका गुणगान करने वाले बंदी यानी वंदन करने वाले, या आप लिख सकते हैं स्तुति करने वाले, उनका गुणगान करने वाले। जीवी बोलत बिरद बिर कोकिल, बिरद यानी उनका यश गाथा, बिरद यानी यश का गुणगान करने वाले वीर, तोते और कोयल। जिस प्रकार बसंत ऋतु के आगमन पर
किसी राजा के आगमन पर उनका गुणगान करने वाले, यश गान करने वाले आगे खड़े रहते हैं और उसके आगमन पर सीधा उनका यश गान करते हैं, गुणगान करते हैं। तो उसी प्रकार बसंत ऋतु के आगमन पर जो राजा स्वरूप है, उसी के आगमन पर जो तोते और कोयल जो गुणगान कर रहे हैं, तोते और कोयल जो बोल रहे हैं मीठी मधुर वाणी से, ऐसा लगता है वे उनका गुणगान कर रहे हैं, बसंत ऋतु का गुणगान कर रहे हैं, वे उनके ये वंदन करने वाले हैं, स्तुति करने वाले हैं। तो यहाँ पर बसंत ऋतु के आने पर उनके गुणगान करता कोयल और तोते हैं, और किसी राजा के आने पर गुणगान करता उनके यश गान करने वाले आगे खड़े रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर यश गान करने वाले वीर और कोकिल यानी तोते और कोयल को यहाँ पर बताया गया है। उसी प्रकार आगे कहते हैं गुंजित मधुर गान गुण गृह्यत है। उसी प्रकार अपने इन मित्रों का, तोते और कोयल का साथ देते हुए, उनका साथ देते हुए गूंज रहे मधुर गान, भौरों के गान, भौरों के संगीत, भौरे का गान या गुंजन आप लिख सकते हैं, भौरे का गुंजन। गुण गृह्यत है यानी जो गुंजित मधुर गान गुण गृह्यत है, यानी मधुर जो है यानी भौरे जो हैं, इनके गुणों का ग्रहण करते हुए गृह्यत हैं, यानी गृह्यत ग्रहण कर रहे हैं, यानी वे भी इनके समान प्रकृति का गुणगान करने में लगे हुए हैं, इनके गुण को ग्रहण कर रहे हैं, गृह्यत हैं यानी ग्रहण कर रहे हैं। कौन? मधुप यानी भौरे भी कोयल और तोते के समान उनका गुणगान कर रहे हैं। जिस प्रकार किसी राजा के आगमन पर चारण या अन्य जाति के या अन्य कोई विशेष प्रकार के स्तुति गान करता, जो पहले राजा महाराजा का गुणगान करते थे, उसी प्रकार वे भी बसंत ऋतु का गुणगान करने के लिए कोयल और तोतों के समान यहाँ पर भौरे भी उनके गुणों को ग्रहण करके उनके साथ में साथ अपना गुणगान किए जा रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। आवे आसपास कंपन की सुबास सोई। आगे कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार राजा के आगमन पर चारों तरफ सुगंधित और इत्र से संपूर्ण राशि वेश के रूप में राशि वातावरण हो जाता है सुगंधित, उसी प्रकार आवे आसपास कंपन यानी पुष्पों की आवे आसपास कंपन की सुबास यानी अच्छी बात, यानी हम इसको सुगंध कह सकते हैं। सुबास यानी चारों तरफ आसपास एक अच्छी सुगंध आ रही है। जिस प्रकार राजा के आगमन पर चारों राजमहल में चारों तरफ सुगंधित वातावरण हो जाता है, चित्र छिड़के जाते हैं, फूलों से सजाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी चारों ओर बसंत ऋतु के आने पर चारों ओर कंपन या विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध उसी प्रकार प्रतीत हो रही है। एक राजा के आगमन पर जिस प्रकार होती है सुबास सोई सुगंध है। उसके बाद आगे कवि कह रहे हैं कि सोने के सुगंध माज सने रही होते हैं, और इस बीच माज यानी मध्य में इस बीच सोने के सुगंध, ऐसा लगता है कि सोने पे सुहागा का यहाँ पर जो एक युक्ति होती है, अर्थात दुगुना आनंद होने की प्रवृत्ति यहाँ पर प्रतीत हो रही है, क्योंकि क्या तो सुगंध है लेकिन सोने के समान, यानी जो सोने के समान पुष्प होते हैं पीले पीले सरसों के पुष्पों से भी सुगंध आ रही है, वो भी सने हुए हैं सुगंध पुष्प, सरसों के पुष्प भी सने हुए हैं सुगंध से, उनकी सुगंध भी यहाँ पर प्रतीत हो रही है, आ रही है। ठीक है, उसके बाद आगे कहते हैं कि शोभा को समाज सेनापति, और आगे कहते हैं कि बसंत अकेला नहीं आता, अपने साथ में साज और सज्जा और समस्त प्रकृति वैभव लेकर आता है। तो शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज चारों तरफ मन को अंतरात्मा को सुख शांति देने वाली प्रकृति में समस्त वातावरण ऐसा हो गया है कि शोभा और समाज समस्त वातावरण सेनापति कहते हैं कि सुख साज और अंतरात्मा को शांति देने वाला प्रतीत हो रहा है।
अर्थात बसंत अकेला नहीं आता, जब भी उसका प्रवेश होता है चारों तरफ सुख शांति और वैभव और प्राकृतिक वातावरण एक सुगंधमय और सुंदर हो जाता है। जिस प्रकार एक राजा के प्रवेश होने पर समस्त वातावरण सुगंधित और सौम्य और सुंदर हो जाता है। तो आवत बसंत ऋतुराज कही होते हैं। और अंत में कहते हैं कि जिस प्रकार बसंत के आगमन पर चारों तरफ वातावरण हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, एक सुंदर वातावरण हो जाता है, उसी प्रकार राजा के आने पर भी एक सुंदर वातावरण हो जाता है। तो जिस प्रकार राजा आता है, राजा के आगमन पर राजसी वेश में संपूर्ण वैभव देखते ही बनता है, उसी प्रकार बसंत ऋतु के आने पर भी प्रकृति के अंदर समस्त वैभव समस्त सुंदरता देखते ही बनती है। इस कारण से सेनापति आवत बसंत के आने को ऋतुराज कलयुग है, अर्थात ऋतुओं का राजा सेनापति यहाँ इस कारण से बसंत ऋतु को कहते हैं। ये समस्त व्याख्या थी जो मैंने एक एक शब्द आपको सही समझ के समझा दिया। ठीक है, ये पहला पद आपको लिखना है, पढ़ना है। और इसके अलावा इसमें समस्त पद में बसंत ऋतु पर राजा का आरोपण किया गया है, विशेष में लिखना है बसंत ऋतु पर राजा का आरोपण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो सकता है, क्योंकि बसंत ऋतु को मानव के समान उसका अलंकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार यहाँ पर हो सकता है। बरन शब्द आया, बरन तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश छेकानुप्रास अलंकार। और उसके अलावा आवे आस गान गुण गह्युते शोभा को समाज सेनापति, जहाँ वर्ण की आवृत्ति है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार भाषा ब्रज और प्रसाद गुण के साथ है, और भाषा ब्रज है, प्रसाद गुण से युक्त है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसकी व्याख्या जो अभी मैंने समझाई है, बार बार वीडियो को आप देखेंगे और समझेंगे और फिर लिखेंगे। अब से व्याख्या में बहुत कम लिख कर भेजूंगा, पीडीएफ के रूप में आपको विशेष दूंगा, शब्दार्थ दूंगा। ठीक है, तो अभी जो व्याख्या मैंने जो आपको समझाई है, अपने स्तर पर आप व्याख्या लिखेंगे। जब भी विद्यालय खुलेगा हम व्याख्या आपकी चेक करेंगे। सारा काम इसको सीरियसली ले और सीरियस होकर करें। ठीक है, धन्यवाद।